गुड आफ्टरनून बोला बेटा आपको। चलिए बच्चे, हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जापान में आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा सहयोग दिया था मेजी डायनेस्टी ने, है ना। तो जो बस पीछे बोलेंगे नहीं, अब ध्यान देंगे, ठीक। तो उसके कई परिवर्तनों का नतीजा या रिजल्ट कहेंगे कि जापान जो आज मॉडर्न दिखाई दे रहा है वो स्टार्टिंग खास तौर से मेजी डायनेस्टी से शुरू हो गई थी। जब मेजी डायनेस्टी ने बहुत सारे चेंजेस किए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बहुत सारे नगरों को विकसित करने के लिए उन्होंने गांव को और नगरों को आराम से ठीक है विकसित करने के लिए कार्य किया। उन्होंने दूसरे अपने पुराने गांव को, जो पुराने गांव थे उन और जो क्षेत्रीय सीमाएं थी उनमें भी परिवर्तन किया ताकि उनका आर्थिक विकास किया जा सके। इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा कार्य क्या किया, उन्होंने किसानों पर कर बढ़ा दिया। किसानों से जो रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे थे, उस रेवेन्यू का प्रयोग वो लोग अपने जो उन्होंने नए नगर और नई सीमाएं बनाई थी उनके डेवलपमेंट में करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं उन्होंने कुछ और भी परिवर्तन किए। उन्होंने जो सरकार का गठन है उसमें भी चेंजेस किए, लेकिन एक चीज उन्होंने अलग ही रखी, संविधान बनाया, सारा कुछ किया, संसद बनाई, लेकिन उन्होंने संसद से दो चीजों को अलग रखा, एक सम्राट को, नौकरशाही को और सेना को। उन्होंने कहा इनका संबंध इनसे नहीं होगा, ये स्वतंत्र है, ये अलग रहेंगे। इसके पीछे चाहे उनकी कह सकते हो आक्रामक नीति था कि हम दूसरे देशों पर आक्रमण करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे, या सम्राट को ज्यादा शक्तिशाली बनाने की पॉलिसी रही होगी, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने विदेशी नीतियों में भी परिवर्तन किया, अपने संबंध यूरोपीय देशों से बढ़ाने की कोशिश की, ठीक। और लोकतांत्रिक संविधान जो बनाया उन्होंने मेजी डायनेस्टी ने, लेकिन उसको थोड़ा सा आज की तरह नहीं, थोड़ा सा अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि आज में हमारा जो देश का प्रमुख है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सब संविधान के अंतर्गत है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोकतांत्रिक संविधान तो बनाया, लेकिन उन्होंने राजा को, नौकरशाही को और सेना को अलग रखा ताकि देश में उनका कंट्रोल रह सके। साथ में मैंने जैसे आपको बताया था, उन्होंने शिक्षा अनिवार्य कर दी। उन्होंने कहा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको शिक्षा ग्रहण करनी है, कंपलसरी है। यही कारण था कि उन्होंने अपने विद्यालयों में फीस भी कम कर दी, ठीक। दूसरा काम उन्होंने कहा कि हमें अपने सैनिक शक्ति भी बढ़ानी है, और इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई भी लड़का जो 20 साल की उम्र का है उसे कुछ समय के लिए सेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य है, कंपलसरी है, ठीक है। उसे कंपलसरी है कि वो सेना में जाएगा, चाहे 2 साल के लिए चाहे 3 साल के लिए। इस तरीके से उन्होंने कुछ चेंजेस किए। उसके बाद हम देखते हैं एक और हमारा जो टॉपिक है, मॉडर्नाइज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, आधुनिकीकरण के लिए आप लोगों ने 10th में एक चीज पढ़ी होगी, आपका एक लास्ट चैप्टर था ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक एंड लाइफलाइन। याद आया कुछ? यस मैम। है ना, जिसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में कहा गया था। किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सबसे जो मेन है वो होती है हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, है ना। तो उसको डेवलप करेंगे तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलप होगी। याद आया आपको 10th का ये लास्ट वाला चैप्टर? यस मैम। हाँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्थल और दूसरा होता है जल और तीसरा होता है वायु, है ना। परिवहन के बारे में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हमने डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट्स में, लैंड, एयर एंड वाटर। तो ये जिस कंट्री में ज्यादा डेवलप होंगे उसकी इकोनॉमिक अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मेजी सरकार ने 80, 70 और 72 में अपने देश में टोक्यो से लेकर योकोहामा तक, नाम सुना है इस कंट्री का? टोक्यो तो सुना है, योकोहामा। Yes, ma'am. जो सिंचैन वगैरह सीरियल देखते, कार्टून पिक्चर देखते हो क्यों विशाखा, देखते हो? मैम नहीं। हाँ, अगर देखना चाहिए कार्टून फिल्म, से क्या देखते हो टाइम पास के लिए? तो उसमें आपने योकोहामा, और बच्चे तो देखते होंगे, बोलिए आकांक्षा। कोई नहीं देखता सिंचैन वगैरह, नोबिता? मैम देखते हैं। देखते ना, तो आपने सुना होगा योकोहामा। उसमें कई बार जो जापानी सीरियल होते हैं उसमें, क्योंकि ये बहुत ही डेवलप सिटी है जापान के, टोक्यो, योकोहामा, तो उन्होंने 1870 और 72 में क्या किया, उन्होंने टोक्यो से लेकर योकोहामा तक जो उनका बंदरगाह है, बंदरगाह कहाँ क्या होता है, जहां पर दूसरे देशों के जहाज आकर, कौन से जहाज? पानी के जहाज, शिप, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर्ट, PORT, पोर्ट, ठीक है, बंदरगाह। ये योकोहामा जापान का बहुत ही बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट है, जहां पर अदर कंट्रीज के शिप्स आकर रुकते हैं। तो वहां तक जाने के लिए, क्योंकि जब आपको इंटरनेशनल मार्केट पे जाना है तो आपको सी रूट से ही जाना पड़ता है ना, मालूम है? तो उसके लिए आपको Yes, ma'am. और वहां जाने के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। उन्होंने टोक्यो, जो उसकी कैपिटल थी, मेजी गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल कहाँ कर ली थी? टोक्यो में ट्रांसफर कर दी थी। तो वहां से उन्होंने रेलगाड़ियां बिछाई, यानी रेल की पटरियां बिछाई, रेलवे लाइन बिछाई, ताकि उनका काम आराम से हो सके। समझ में आ गया? इसके बाद जब हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहला हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है बैंकिंग, ठीक है। ये बैंकिंग फैसिलिटी भी होना बहुत ही कंपलसरी, कह सकते हो ये मस्ट है, अगर इसके बगैर आपकी इकोनॉमिक डेवलप नहीं हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, 1872 में बैंकिंग सिस्टम भी स्टार्ट की, ताकि बैंक से लोन लेकर लोग व्यापार कर सके, ट्रेडिंग कर सके, नए नए इंडस्ट्रीज लगाई जा सके। क्लियर? इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें की, कंपनियों को सब्सिडीज दी। सब्सिडीज जानते हो? रियायतें, कंसेशन, कि आप इधर उद्योग लगाओगे तो हम इन चीजों में आपको कुछ दिलाई देंगे, कुछ रियायतें देंगे, कुछ कंसेशन देंगे। तो ये सब चीजें किस लिए की गई? ताकि लोग आगे आए और नई नई इंडस्ट्री लगाए और जापान की जो इकोनॉमी है वो मॉडर्न बन सके और डेवलप बन सके। क्यों? क्योंकि जापान का स्टार्टिंग से ही, जो हमने अभी मैंने पढ़ाया था, कि वो पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित था, इंस्पायर था, खास तौर से अमेरिका से बहुत इंस्पायर था वो। और कई बार तो वो अपने आप को एशिया कंट्री में काउंट करना बुरा मानता है, जबकि एशिया में है वो, लेकिन आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो कहता है कि मुझे एशिया कंट्री से उठना है, ऊपर जाना है। वो अमेरिका के कल्चर से, अमेरिका के डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। तो इसलिए उसने बैंकिंग की सुविधाएं भी की, नए नए लोगों को सब्सिडीज दी, ताकि लोग आकर उद्योग लगाए। इस तरीके से उसकी जो इकोनॉमी है वो मॉडर्न हुई। उसके बाद जब हमारे उद्योग लगेंगे तो हमारे पास एक और चीज आ जाएगी, इंडस्ट्रियल वर्कर।
पहले जो थे वहां पर इतने वर्कर्स नहीं थे, किसान थे, ठीक है, और फिश वगैरह लेते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रीज लगी तो जो लोगों का रोजगार कह सकते हो वो थोड़ा चेंज हुआ और लोग कहां पर जाने लगे, इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने लगे। तो माना जाता है कि 1870 में जो 7 लाख वर्कर्स थे और वो 1913 तक आते आते 40 लाख में कन्वर्ट हो गए, यानी लोगों मजदूरों की संख्या, वर्कर्स की संख्या बढ़ गई। दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं जापान में, स्टार्टिंग में वहां पर वुमेन वर्कर्स ज्यादा थे, औरतें ज्यादा उद्योगों में काम करती थी। फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा वहां पे कौन करता था काम, बोलिए कौन करता था? वुमेन्स। हाँ वुमेन्स। वुमेन। हाँ, तो उसके बाद चेंज हुई कंडीशन और धीरे धीरे जो पुरुष कह सकते हो, मेल्स का जो था वो कंपनियों में, उद्योगों की तरफ बढ़ने लगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अग्रेसिव नेशनलिज्म। मैम हाँ बोलो। मैम आकांक्षा वेटिंग में है, उसकी Waiting गलती से में? मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। आकांक्षा यहाँ पर तो है ही नहीं बेटा। नहीं, वो मैम आकांक्षा क्लास के अंदर है, 11th ई में है ना आकांक्षा? मैम वो मैम वो ज्वाइन है क्लास में ऑलरेडी। वो तो अभी ऑलरेडी उसे- ज्वाइन है बेटा, ज्वाइन है। वो आकांक्षा कसाना 11th ई ज्वाइन है, आप परेशान मत हो, ठीक है। अब आते हैं अग्रेसिव नेशनलिज्म में। अग्रेसिव मतलब क्या है कि आक्रामक। हमें हमारे देश की जो है वो अग्रेसिव नहीं, हमारे देश का जो इतिहास है इतने सालों का, हजारों साल पुराने इतिहास में भी चले जाए, भारत ने कभी भी किसी पर अटैक नहीं किया है। ये भारत की कल्चर की, उसकी संस्कृति की विशेषता है। ऐसा नहीं है कि उसमें नेशनलिज्म नहीं है या राष्ट्रवाद नहीं है, लेकिन अग्रेसिव नहीं है। लेकिन जापान में जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ वो कैसा हुआ, अग्रेसिव। उनके दिमाग में स्टार्टिंग से ही है, क्या है, वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है। और पश्चिमी सभ्यता जो है, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, विस्तारवादी, दूसरी कंट्रीज पर अधिकार जमाना। तो इसलिए जापान की जो नेशनलिज्म है वो कैसी है, वो भी वैसी ही बनेगी, क्योंकि वो इंस्पायर ही उस चीज से हुए। और यही रीजन है कि उसने वियतनाम पर अधिकार किया, चीन पर आक्रमण किया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो भी यूरोपियन कंट्री की तरह अपनी कॉलोनी बढ़ाना चाहता था, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं उन्होंने सेना को ज्यादा स्ट्रांग किया है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर सेना स्ट्रांग होगी तभी कंट्री डेवलप होगी। और क्यों डेवलप, सेना डेवलप होने से कंट्री क्यों डेवलप होगी, हम अदर कंट्रीज पर कब्जा करेंगे, अधिकार जमाएंगे और उनके संसाधनों का प्रयोग अपने देश के लिए करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ के जो नेशनलिज्म है वो कैसा है, अग्रेसिव है। नेक्स्ट आपका आता है पश्चिमीकरण और परंपरा, ठीक है। इंग्लिश में क्या टॉपिक है इसका, वेस्टर्नाइज्ड एंड कल्चर, है ना। जो अब इसमें क्या है, वो इनके देश में जो विद्वान है, जो स्कॉलर्स हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो लोगों का मानना है कि अगर जापान को डेवलप करना है तो उसे एशिया के जो विचार है उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसे खास तौर से क्या करना पड़ेगा, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना पड़ेगा। वो खास तौर से अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश की सभ्यताओं को छूना चाहता है। और यही कारण है कि वो अपने आप को कहता है कि जापान को अपने आप से, इसमें एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं जिनका नाम है फुको
फुकुजावा, ठीक है, फुकुजावा। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फुकुजावा युकिची, इन्होंने कहा अगर हमें डेवलप होना है तो एशिया के जो विचार हैं, जो हमारा संबंध एशिया से, कि हम एशिया कॉन्टिनेंट में इस चीज से हमको अपने आप को अलग करना है। और उन्होंने कहा अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, ठीक है, हम एशिया को निकाल देंगे पूरी तरीके से, हमें नहीं रहना एशिया में, ठीक। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चेंजेस, वो पूरी तरीके से चेंज किया उन्होंने अपने कल्चर को। और उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा भी आधुनिक होनी चाहिए। उन्होंने पश्चिम कंट्री से, यूरोपियन वेस्टर्न कंट्री से बहुत सारे लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप एजुकेशन दीजिए, ठीक है, उनको यूरोपियन जो चीजें हैं डेवलपमेंट की, वो सारी चीजें हमारे को सिखाइए। तो उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को बुलाया और अपने स्कूलों में लगवाया ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने कल्चर को भी नहीं भूले। वो चीनियों की तरह परहेज नहीं कर रहे हैं। जैसे चीन है, चाइना है, वो क्या कह रहा है? यूरोपियन कल्चर नहीं अपनाएंगे, हम अपने ओल्ड कल्चर को ही रखेंगे। लेकिन जापान स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि उसे यूरोपियन कल्चर को लेना है, यूरोपियन डेवलपमेंट को लेना है। उनकी जो चीजें नई है डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक है, उन सबको अपनाना है हमें। लेकिन साथ में जापानी कल्चर जो चल रहा है उसको लेना है। अब उनकी रूटीन लाइफ में क्या हुआ, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन हुए? नए नए परिवर्तन हुए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप हुई तो आने जाने की सुविधाएं बढ़ी। जो परिवार पहले चल रहे थे ग्रुप में, है ना, संयुक्त परिवार जिनको कहा जाता है, जॉइंट फैमिली, वो परंपरा धीरे धीरे टूटने लगी। क्यों टूटने लगी? क्योंकि लोग जो थे पति पत्नी वो बाहर आ गए, नगरों में रहने लगे, काम करने लगे, उनके अब छोटे छोटे परिवार होने लगे, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली का कल्चर टूटने लगा और वेस्टर्न कंट्री का जो कल्चर था, सिंगल फैमिली, है ना, वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया। उनके कल्चर में ये चेंजेस आने लगे। साथ में और क्या चेंज आया? इनकी जो लाइफ थी, जो लाइफ स्टाइल है, वो थोड़ा सा लग्जरियस और इजीएस्ट हो गई। नए नए इन्वेंशन होने लगे, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ को इजी से इजी बना सके। साथ में और भी चेंजेस किए। लोगों को नगरों में बसाने के लिए स्कीम चलाई जाने लगी। उन्होंने कहा कि 1920 के दशक में कंपनियों ने बड़े बड़े छोटे छोटे मकान बनाने शुरू कर दिए और कहा कि 200 येन देने पर यह मकान आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और आप महीने की किस्त काटते रहिए और कुछ सालों बाद यह मकान आपका हो जाएगा। इससे क्या असर पड़ा? जो गांव में लोग रह रहे थे कि भाई और बाहर नहीं आ पा रहे थे, क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि मकान की प्रॉब्लम थी। इतना सारा अमाउंट कहां से लाए खरीदने के लिए? तो कंपनियों ने इस तरीके की व्यवस्था कर दी, लोग बाहर आने लगे इस तरीके से। और महिलाओं ने भी अपने आप को, ठीक है, पुरुषों के बराबर दिखाने के लिए क्या किया? एजुकेशन में भी डेवलप किया। कुछ क्लब स्टैब्लिश किए उन्होंने, ठीक है, जिसमें एक कार क्लब बहुत फेमस था, जिसमें लड़कियां बिल्कुल मॉडर्न कपड़े पहन के रहती थी, मॉडर्न कल्चर अपनाती थी। इस तरीके के कह सकते हो वीमेन्स का क्लब आपके सोसाइटी में, जापान की सोसाइटी में देखने को मिलने लगे। जो लड़कियां इस तरीके से आधुनिक लड़कियां होती थी, जो मॉडर्न कल्चर को अपनाती थी, उनको मोगा, ठीक है, क्या कहा जाता था?
मोगा कहा जाता था, ठीक, जो वेस्टर्न कल्चर अपनाती थी, वेस्टर्न कपड़े पहनती थी और कार क्लब की सदस्य होती थी। ठीक है, इस तरीके से चेंजेस आए। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे महिलाओं ने भी अपने मत अधिकारों की डिमांड करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा हमें भी इलेक्शन और इन सब में पार्टिसिपेट करने की अधिकार दिए जाने चाहिए। और इस विकास के साथ धीरे धीरे जो था जापान मॉडर्न होता गया। और आपको मालूम है 1945 में इसी कारण, क्योंकि उसका नेचर क्या है, अग्रेसिव, ठीक है, इसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी भी नीति कैसी है, वेस्टर्न वाली है ना, विस्तारवादी, एक्सटेंड करने की। वो चाहता है कि अधिक से अधिक आगे बढ़े, तो उसने आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण के बाद क्या हुआ, अमेरिका ने उसके 2 शहरों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर एटॉमिक, हिरोशिमा, हाँ, जिसके कारण ये दोनों शहर पूरी तरीके से नष्ट हो गए, खत्म हो गए। और इसके बाद जो सरकार का गठन हुआ, उसने अपना दोबारा नया संविधान लिखा और इस संविधान में उसने स्पष्ट कर दिया कि हम युद्ध को अपने यहाँ पर स्थान नहीं देंगे। पहले वाले संविधान में क्या था, अधिक से अधिक युद्ध लड़कर हम अपने संसाधनों को बढ़ाएंगे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने, जब उसके दोनों नगर नष्ट कर दिए गए, तो उसने अपने संविधान में कहा कि अब जो हमारा संविधान है उसमें केवल एक बात ध्यान रखी, 2 बातें ध्यान रखी जाएंगी। एक तो क्या, हम पूरी तरीके से अपनी कंट्री को डेवलपमेंट में लगाएंगे, उसके विकास, आर्थिक विकास में लगाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे अब किसी से, अब युद्ध की तरफ हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और उसने फिर पूरा ध्यान, ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात है, 2 नगरों के पूरी तरीके से समाप्त हो जाने के बाद भी उसने इतनी रफ्तार से डेवलपमेंट किया कि आज वो दोबारा एक डेवलप कंट्री के नाम से जाना जाता है। 1964 में उसने अपने देश में ओलंपिक गेम का आयोजन कर दिया। ओलंपिक गेम कब आयोजन किया जाता है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना। कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज आपके घर में कब होता है, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, बहुत पैसा हो। तो ओलंपिक गेम को उसने 1964 में अपनी कंट्री में ऑर्गेनाइज करके दुनिया को दिखा दिया कि वो कितना संपन्न है, उसकी व्यवस्था कितनी है। क्लियर? सब बच्चों को जापान के बारे में मालूम पड़ यस मैम। अब हम कल पढ़ेंगे चीन के मॉडर्न कैसे बना, आधुनिक कैसे बना। क्लियर बच्चों? तो कल थोड़ा सा आप लोग भी चीन के बारे में पढ़ के आएंगे, उसके कल्चर कैसा था, वो क्या सोचता था, क्या वो भी जापान की तरह मॉडर्न होना चाहता था, क्या वो भी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित था। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग रीड करके आएंगे। और अब हम जब नेक्स्ट टाइम क्लास लेंगे तो क्या पढ़ेंगे, चीन के